का लेक्चर, पता है ना आपको? यस सर। यस सर। आपने टाइम देखा ना, हमने कल भी बात की थी। आपका सेकंड लेक्चर कितने बजे है? 9 बजे है। 9-10 नो Yes, दस sir. सर। 9-10 से है ना, तो हम लोग 8 बजे तक हम आज ले सकते हैं, 7:55 तक ले सकते हैं, ठीक है ना? Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। We'll start. Now the next point will be the electrocardiograph. Can you hear me? Am I visible? Am I audible? My screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। देखो, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल सब देख लिया था। अभी हमें ईसीजी देखना है अभी पहले। सो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एम आता है उसमें, ग्राम। लेकिन जो ईसीजी का मशीन होता है ना, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन होता है, तो मशीन को एक्चुअली ग्राफ बोलते हैं, मशीन को ग्राफ बोलते हैं। उसमें बच्चे कंफ्यूज, एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इसमें भी कोई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और -1 लेके आते हैं। मतलब एक एकदम इजी वाला क्वेश्चन होता है कि ईसीजी मशीन का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोग्राफ, पीएच ग्राफ। देखिए इधर दिखा है मैंने, क्या आप देख सकते हो ना इधर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ईसीजी मशीन बोले तो मशीन है ग्राफ। एक्चुअली ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, मतलब जो ग्राफ आता है, मतलब पेपर पे आता है या आजकल मॉनिटर पे आता है ना, तो उसको ग्राफ बोलना चाहिए था, लेकिन ये मशीन है ना, मशीन को ग्राफ बोलते हैं, ये ध्यान में रखो। और जो टेक्निक है उसको ग्राम बोलते हैं, इसी जगह टेक्निक जो है उसको ग्राम बोलते हैं। ओके। और जो मशीन यूज करते हैं उसको ग्राफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इतना क्लियर आपको? Yes, sir. Yes. सो ये कुछ जरूर नहीं है वॉलर वाला, ये वॉलर का जरूरी नहीं, लेकिन फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंथोवेन। तो स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड ईसीजी मतलब क्या है कि हमें डिटेल में नहीं देखना है, सिर्फ हार्ट का जो बीटिंग कैसे हो रहा है उतना ही देखना है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है हार्ट का फंक्शन। तो अगर स्टैंडर्ड ईसीजी देखना है तो क्या करते हैं? देखो, हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, धड़कता है, तो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल वेव होती है, और वो इलेक्ट्रिकल वेव बॉडी के सरफेस के ऊपर भी आती है, लेकिन वो बहुत वीक होती है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कोई वेव्स हमारे बॉडी में आ रही है हार्ट से, ऐसा कोई करंट आ रहा है, क्योंकि वो करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत वीक होता है। ओके। तो इसलिए क्या करते हैं, जब हमारे हार्ट का हार्ट बीटिंग सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा है, ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो रेगुलर हो रहा है या रेगुलर नहीं हो रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इसलिए ईसीजी मशीन यूज करते हैं, ईसीजी यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक होता है डिटेल ईसीजी, दूसरा होता है स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रोड लिख दिए, 3 इलेक्ट्रोड, लीड मतलब इलेक्ट्रोड, और 2 इलेक्ट्रोड, एक लेफ्ट रिस्ट पे, दूसरा इलेक्ट्रोड राइट रिस्ट पे, मतलब हाथ के जो रिस्ट है दोनों, उसके ऊपर, दोनों रिस्ट के ऊपर एक एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और अपना जो दाहिना पाया होता है, मतलब लेफ्ट पैर होता है ना, उसके एंकल पे एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ओके। मतलब ये सपोज ह्यूमन है, सपोज ये ह्यूमन है, ओके, ये इसके पैर Yes, sir. है या इसके हाथ है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड इधर लगवाएंगे रिस्ट पर, एक दूसरा इधर, और तीसरा ये लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे इधर, ठीक है। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। Yes, और अगर डिटेल ईसीजी लेना है ना, डिटेल ईसीजी, तो उसके छाती पे भी 6 इलेक्ट्रोड लगाते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाते हैं, 6 इलेक्ट्रोड। तो टोटल 9 इलेक्ट्रोड कब लगाते हैं? जब डिटेल ईसीजी करना है, लेकिन सिर्फ तीन इलेक्ट्रोड कब लगाते हैं? जब स्टैंडर्ड ईसीजी निकालना है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, जब ये चेस्ट पे 6 इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना ऐसे, Yes, sir. हाँ, जब चेस्ट पे 6 इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं? चेस्ट पे कोई एक जेल लगाते हैं, जेल, और उस जेल के ऊपर बाद में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये जेल जेल क्या है? कंडक्टिंग जेल है, मतलब जो भी वेव्स आ रहे हैं ना हार्ट से हमारे चेस्ट के सरफेस पे, उस वेव्स को वो एम्पलीफाई करती है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Sir. दैट इज Yes, कॉल्ड कंडक्टिंग जेल। लेकिन स्टैंडर्ड ईसीजी में सिर्फ दोनों हाथ के रिस्ट को और लेफ्ट पैर के एंकल को ही इलेक्ट्रोड लगाते हैं,
और अगर डिटेल ईसीजी निकलना है तो उस पे ये 3 तो लगाते हैं प्लस और 6 लगाते हैं चेस्ट के ऊपर। इज इट डन? इज इट डन टेक्निक? Yes, Yes, sir. sir. So, गुड। ये हमारा स्टैंडर्ड ईसीजी का ग्राफ देखो, इस पे ही समझाऊंगा मैं। इसमें क्या क्या होता है, PQRST, ये क्या है? PQRST। P मतलब क्या है? P, एक मिनट है बच्चों, ये आप देख सकते हो? नहीं दिख Yes, रहा है ना sir. आपको? दिख रहा है Yes, sir. क्या? ग्राफ yes, दिख रहा है? ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? No, सब sir. ये दिख रहा है No, ग्राफ? sir. No, sir. नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अभी आ गए ना। देखो ये इधर मैंने लिखा है PQRST। PQRST ये वेव्स का नाम है। ओके, PQRST ये वेव्स का नाम है, चाहे वो डिटेल ईसीजी हो या चाहे वो स्टैंडर्ड ईसीजी हो। इसमें क्या होता है? PQRST होते हैं। PQRST। P का मतलब क्या है? देखो हमें पता है कि जब एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइनो एट्रियल नोड पे फायरिंग होता है, मतलब एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स तैयार होता है और वो पूरे एट्रिया में फैलता है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो P क्या है? स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। ओके, अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, शॉर्ट। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रिया के मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन। आपको पता है ना, जब नर्व इंपल्स आता है न्यूरॉन में तो क्या होता है? पहले होता है वो पोलराइज होता है, बाद में उसका डीपोलराइजेशन होता है, पता है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. देखो yes, जब ये न्यूरॉन है, जब उसके अंदर कोई नर्व इंपल्स नहीं है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये पोलराइज होता है। न्यूरॉन क्या होता है? पोलराइज। जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब बाहर हो जाता है निगेटिव और अंदर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इतना पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. आपका हो गया है ना ये चैप्टर न्यूरॉन वाला? Yes, sir. नहीं हुआ है तो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन इतना सिर्फ इतना समझ लो इधर। तो ये हो गया हमारा कि अगर इधर न्यूरॉन नहीं, इधर हार्ट का मसल है, कार्डियक मसल है, तो कार्डियक मसल पहले, एट्रिया का मसल पहले कैसा था? पोलराइज था। जब वो रिलैक्स था, जब ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वेव है, इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है या एक्शन पोटेंशियल है, उसका मतलब ये क्या है? अभी डीपोलराइज हो गया है। सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रिया का डीपोलराइजेशन। एट्रिया का डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। बाद में क्या है? QRS। QRS का मतलब क्या है? Q छोटा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, R बहुत ही बड़ा अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, और S जो है वो वापस छोटा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ओके, तो उसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स था तो वो पोलराइज था, उसका मेम्ब्रेन, मसल का मेम्ब्रेन। अभी जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टम मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल का मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? डीपोलराइज। तो पी मतलब क्या? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस मतलब क्या? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी क्या है? टी जब वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है या जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल। तो उसके क्या होता है? वेंट्रिकल का क्या होता है? रीपोलराइजेशन। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. yes, sir. ओके Yes. ओके ओके। तो इस तरह ये है PQRST वेव। क्लियर है आपको? ईसीजी Yes, sir. Yes, sir. देखो, आपको अगर ना हार्ट का बीटिंग 1 मिनट में कितना हो रहा है,
ये आपको काउंट करना है। ईसीजी ग्राफ मिला आपको, मतलब वो पेपर मिला या मॉनिटर पे आप देख रहे हो, तो आप पता कर सकते हो कि ये नॉर्मल, मतलब ईसीजी नॉर्मल है या नहीं है। तो उसमें ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो आप गिन सकते हो, या आप पी भी गिन सकते हो। यू कैन काउंट द पी, यू कैन काउंट द टी, यू कैन काउंट द क्यूआरएस, या यू कैन काउंट द आर। क्यूआरएस काउंट करना बिल्कुल इजी होता है। क्यों इजी होगा? क्योंकि ये सब में ना क्यूआरएस बड़ा दिख रहा है, आर तो बहुत ऊपर है ना सबके, तो ऐसे दिखता है छोटा ऐसा। तो ये आप काउंटिंग कर सकते हैं ना अच्छी तरह से, आर, या फिर आप Yes, sir. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को भी अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। तो मतलब एक हार्ट बीट होता है तब एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक बार वेंट्रिकल या जॉइंट डायस्टॉल हो जाता है। तो एक हार्ट बीट में जो 0.8 सेकेंड में होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर, तो एक हार्ट बीट में आपको एक पी वेव, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक टी वेव मिलेगी। उसका मतलब अगर एक मिनट के अंदर 72 पी वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या टी वेव मिल रहे हैं, तो ये सब गिनना जरूर नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना ही काउंट किया, आर या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता चलेगा कि एक हार्ट बीट में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, इसका मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स चाहिए, तो एक मिनट में आपको 72 टाइम्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो ये नॉर्मल ईसीजी है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, मतलब नॉर्मल बीट हो रहा है हार्ट का। ओके, उसकी इसके ऊपर आपको मैं इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आपको जरूरत भी नहीं है। ओके, दैट इज इनफ टू यू। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. ये जो मैंने बोला ना अभी, ये सब इस डायग्राम में है। तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक मिनट में कितने होने चाहिए नॉर्मल पर्सन में? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 72 होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब समझा है मैंने आपको। एचआर मतलब हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो क्यूआरएस इन 1 मिनट, आप एक मिनट में कितने क्यूआरएस हो रहे हैं ये गिनो, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा है तो आप अच्छी तरह से काउंट कर सकते हो इसको। तो सपोज एक मिनट में अगर 72 टाइम्स हो रहे क्यूआरएस की, 72 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहे तो नॉर्मल ईसीजी है। उससे कम मिल रहे तो इसका मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्लो है। इससे ज्यादा मिल रहे तो इसका मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हार्ट का एक्टिविटी नॉर्मल हो रहा है या एबनॉर्मल है, आप समझ सकते हो। अभी तक मैंने आपको जो जो बातें बताई है ना, उसमें से बहुत सारी बातें स्पेशली हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बारे में, कार्डियक सर्किट के बारे में इस फ्लो चार्ट के अंदर है, वो पहले मैंने आपको क्लियर करवाया। तो आप ये पढ़ सकते हो और उसे क्लियर कर सकते हो, इजी है। इतना आपको क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो ईसीजी। और इतना जो जितना मैंने पढ़ाया आपको अभी तक का, इधर इधर करो बेटा, इसमें कमेंट सेक्शन में कर लो। बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिनको आंसर एक्चुअली आते हैं, लेकिन वो डर के मारे या कुछ भी हेजिटेट से बोलते नहीं। पेरेंट्स से भी बात हो रही है आपके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्री रहो मेरे साथ, बिल्कुल रिलैक्स रहो। अगर आपका आंसर गलत आ जाएगा, बाकी को बच्चों का आंसर सही आ जाएगा ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? Yes, sir. हाँ यस हाँ, लेकिन आप जानबूझ के आप मतलब ऐसा फेंको मत, कुछ भी आंसर फेंको मत, तो ये होता है। तो मुझसे आप डरते हो क्या बच्चों? ऐसा कुछ बात है मेरे में? हाँ नो सर। हाँ, No, sir. थोड़ा सा मैं मतलब बाकी की बात ज्यादा नहीं करता, मुझे काम की बात करने अच्छी लगती है। ठीक है ना? दैट इज ऑल्सो वेस्टिंग टाइम ना समटाइम। बट आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फोन कर सकते हो। ठीक है, इधर हमारा टाइम बहुत कम रहता है ना। अंडरस्टैंड? Yes, यू sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. यस सर। ये ओके, देखो
डबल सर्कुलेशन, इसकी बात हमने करी थी। क्या होता है देखो, कि हमें पता है कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है इसमें लंग में, लंग में वो ब्लड प्यूरिफाई होता है और लंग से प्योर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में वाया पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी वो ब्लड कैरी करती है प्योर या ऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड वो सब सिस्टम को, सब टिश्यू को देती है, टिश्यू उसमें से ऑक्सीजन निकलता है और CO2 भर देता है, और ये सिस्टमिक वेन जो होती है, वो सिस्टमिक वेन वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग में फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिक्सिंग विद ऑक्सीजन। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, दो टाइप के सर्कुलेशन है ना 4 चेम्बर हार्ट में, क्योंकि हमारा हार्ट कैसे 4 चेम्बर है ना, Yes, sir. sir, और ये किस में होता है, ये एव्स एंड मैमल्स में होता है, एव्स एंड मैमल्स में। ओके, तो डबल सर्कुलेशन है, डबल मतलब क्या, पहला तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक। पल्मोनरी मतलब क्या, फ्रॉम लंग टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग, हार्ट से लंग में जाएगा और लंग से हार्ट में आएगा, उसको बोलेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या है देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा वाया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग में उसका ऑक्सीजनेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। मतलब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला है इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड, उसका CO2 लंग ने बाहर निकाला और उसके अंदर ऑक्सीजन भरा, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ये राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, ये जो है ना, ये मतलब कैसे देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, राइट, Yes, sir. Yes, sir. पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और उसके बाद कहाँ पे जाएगा, लंग में जाएगा। लंग में उसका क्या होगा, लंग में CO2 बाहर और O2 अंदर आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहा जाएगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से कहा जाएगा, ये पल्मोनरी वेन से कहा जाएगा, पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। इतना क्लियर आपको। Yes, sir. तो ये जो हार्ट से लंग तक और लंग से वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा, देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा, एक मिनट आप, सॉरी, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि उसमें से एक मिनट है बेट, एक मिनट। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या, सॉरी, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा, ये देखो कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें से ब्लड जाएगा सिस्टमिक आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी में, और सिस्टमिक आर्टरी जाएगी हर
पार्ट में, उसका हर हर पार्ट में ब्रांच जाएगा, ओके, और वो बॉडी या टिश्यू के पास जाएगी, और उसमें बॉडी क्या करेगी, उसमें से ऑक्सीजन ले लेगी, ओके, ऑक्सीजन ले लेगी बॉडी एंड उसको CO2 दे देगी, CO2 दे देगी ब्लड को, मतलब ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ब्लड का ऑक्सीजन निकालेगी और ब्लड को CO2 देगी, और वो CO2 जो वाला ब्लड जो है ना, वो वापस कहाँ पे जाएगा, ये वेन में जाएगा, मतलब सुई, सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, कोरोनरी साइनस, जो भी वेन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ओके। तो सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन्स में जाएगी, और सिस्टमिक वेन्स कहाँ जाएंगे, लेफ्ट, सॉरी राइट एट्रियम में जाएंगे। क्लियर आपको इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। क्लियर आपको इतना? Yes, Yes, sir. sir. अगर आपको ये क्लियर हो है तो आप थम्स अप कर सकते हो इधर। क्लियर आपको इतना? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, आप थम्स अप कर सकते हो, आपको क्लियर है तो। यस, कम ऑन फास्ट। ओके, कमेंट सेक्शन में करो, कमेंट सेक्शन में। डन, क्लियर? आगे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड। कल आपके लेक्चर में वो इंसेक्ट आए थे ना मेरे क्लास में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ कुछ को मेरे मुंह के अंदर भी चले गए। आज का नहीं आ जाए। और आज आ गए ना तो हम 2 मिनट रुकवाएंगे और मैं रूम शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके। और थोड़ा इधर ना मौसम बिगड़ गया है ना थोड़ा सा, तो इसलिए ऐसा शायद हो रहा है ये, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको, यही है यो, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कोरोनरी सिस्टम क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है ना, कि हमारा हार्ट का जो मसल है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, उसको भी क्या चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए ना, आई मीन उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसको भी ब्लड सप्लाई होना जरूरी है। तो हमें पता है ना कि देखो, ये हमने हार्ट, ये सपोज ये रहा हार्ट, ये सपोज हार्ट है, ये एट्रियम है राइट और लेफ्ट दोनों, और ये वेंट्रिकल है। तो पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टमिक आर्टरी निकलती है, राइट? Yes, sir. और ये ऐसे आगे जाती है, ओके, आगे जाती है। तो ये इसको बोलेंगे असेंडिंग एओर्टा। क्या बोलते हैं? असेंडिंग, ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग आर्टेरिया एओर्टा। उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एओर्टा, ट्रांसवर्स एओर्टा। और ये जो है ना ये वाला, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एओर्टा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो असेंडिंग एओर्टा होता है ना, उसका एक ब्रांच निकलता है असेंडिंग एओर्टा का, जो ऊपर जा रहा है उसका, और इसका ही, उससे ही निकलते जाता है। उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं उसको?
कोरोनरी coronary artery, कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर घुस जाती है। हार्ट के अंदर मतलब हार्ट के चेम्बर के अंदर नहीं, हार्ट के मसल के अंदर, मायोकार्डियम के वॉल के अंदर घुस जाती है और उधर वो नेटवर्क बनाती है आर्टेरियोल का, कैपिलरी का, और वो प्रोवाइड करती है प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट मसल एंड हार्ट वॉल। और जब वो उधर ऑक्सीजन यूज करते हैं हार्ट का टिश्यू सेल्स, एंड उसके बाद हार्ट जो CO2 बनाता है, वो CO2 ये कैपिलरी सॉरी वेन्स जो होती है ना, कोरोनरी वेन, वो कलेक्ट करती है। और ये सुपीरियर वेना क्या सॉरी ये जो कोरोनरी वेन है, इट ओपन इनटू द राइट एट्रियम। अंडरस्टूड? तो उसको ही बोलेंगे Yes, sir. कोरोनरी ये इसको ही बोलेंगे हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी सिस्टम। क्लियर है? तो कोरोनरी Yes, sir. आर्टरी कितने हैं? Yes. 1 पेयर है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वैसे ही कोरोनरी वेन है, वो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वेन है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir, देखो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मतलब क्या? ये इधर आपको दिख रहा है ना, ऐसे मैंने बनाया, इंटेस्टाइन है। क्या है? Intestine. सपोज ये सपोज इंटेस्टाइन है, ये सपोज लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। यू अंडरस्टैंडिंग? ये Yes, सपोज हमारा हार्ट है, और ये हमें पता है ना, ये इंफीरियर वैन, ये सपोज इंफीरियर वैना क्या है, ये क्या है? इंफीरियर वैना क्या, राइट? Yes, sir. yes, sir, तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो हार्ट से जो वेन निकलेगी, वो वेन किधर जानी चाहिए एक्चुअली? ये इंफीरियर वैना क्या में जानी चाहिए ना, इधर Yes, sir. इसको ज्वाइन करनी चाहिए ना इंफीरियर वैना क्या को, राइट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं होता, और लीवर से वेन निकलेगी, वो भी इंफीरियर वैना क्या के अंदर ही जानी चाहिए ना। Yes, sir. yes, sir, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली। क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है, वो डायरेक्टली इंफीरियर वैना क्या मतलब सॉरी सिस्टमिक वेन के अंदर ओपन नहीं होती। ओके, वो पहले जाती है लीवर की तरफ, ये इंटेस्टाइन वाली वेन पहले जाती है लीवर की तरफ। ओके, और Yes, sir. इंटेस्टाइन ने जो फूड डाइजेस्ट किया था, उसको एब्सॉर्ब करके उस एब्सॉर्ब फूड को पहुंचाती है लीवर में। तो लीवर में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या बहुत सारा कुछ मैकेनिज्म होता है लीवर के अंदर। तो वो होने के लिए इंटेस्टाइन से जो निकली है ना, वो लीवर में जाती है वेन, और उसके बाद लीवर से वेन जाती है इंफीरियर वैना केवा में। यू अंडरस्टूड? Yes, Yes. sir. ये हमारा लीवर, और जो ये वेन जो है इंटेस्टाइन से गुजर रही है और जा रही है लीवर में, उसको ही बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल वेन या सिस्टम। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir, यस। उसके बाद आपको पता है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया क्या? yes, sir, Yes, Yes, sir. sir. Okay. हाँ, Yes, sir. तो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में आता है। तो हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल निकलती है वेन, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाती है। तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन होते हैं, मतलब इनिबिटरी हार्मोन या एक्साइटेटरी हार्मोन मतलब रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाती है वाया हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफिजियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. yes, ओके, यस। तो रीनल पोर्टल सिस्टम भी एक होती है, लेकिन ये ह्यूमन में एंड मैमल में एब्सेंट होती है, और ये फिश में और एम्फीबिया में होती है, और रेप्टाइल या बर्ड्स में रिड्यूस होती है। तो उसके बारे में ज्यादा देखेंगे नहीं हम लोग। मैं जरा कैम ऑफ करता हूँ क्योंकि इंसेक्ट आज फिर भी आ गए हैं। ओके, तो रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे में नहीं है, लेकिन ये फिश, और ये इतना जरूरी नहीं है, इतना नॉट इम्पोर्टेंट। पल्स, पल्स मतलब क्या होता है पता है ना, कि जब yes, sir, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है
और हार्ट के अंदर से जो ब्लड बाहर निकलता है वेंट्रिकल में से, अंदर से ब्लड बाहर निकलता है, वो आर्टरी में चला जाता है। और आर्टरी में चला जाता है ना, तो उसको उसकी एक वेव होती है। सो दैट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कैन बी हेल्ड इन द वॉल ऑफ आर्टरी। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा जो रिस्ट होता है ना हाथ का, वो डॉक्टर पकड़ते हैं और उधर ये उसके जो ये होते हैं पल्स वो गिनते हैं। तो ये मिनट में 72 टाइम चाहिए, क्योंकि मिनट में 72 टाइम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक मिनट में 72 टाइम ये पल्स निकलता है। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. मोस्टली आर्टरी बॉडी के Sir. डीप में होती है, लेकिन कोई कोई आर्टरी सुपरफिशियल होती है। मतलब उसको फॉर एग्जांपल हमारे रिस्ट के अंदर रेडियल आर्टरी है, वो सुपरफिशियल होती है, ऊपर की तरफ होती है, सरफेस पे होती है, स्किन के नीचे होती है। कैरोटिड आर्टरी मतलब हमारी नेक में होती है, वो नेक से दिख सकती है, दोनों साइड से नेक से, ओके, नेक में से हमारे गर्दन में, और वो हेड में जाती है। ओके, और एंकल्स में होते हैं, टेम्पल्स में होते हैं, एंड दीज आर यूज्ड टू मेजर द हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब क्या है कि इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। जैसे ही ब्लड प्रेशर से जा रहा है हार्ट के वेसल में से, तो हार्ट के वेसल पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा ब्लड, उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। इट इज प्रेशर गिवन बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो ये ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये मैक्सिमम होता है, उसको पंपिंग प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड का पंपिंग होता है। तो नॉर्मल पर्सन में ये मैक्सिमम 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी होना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब लोअर लिमिट उसकी क्या होनी चाहिए, 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ये ब्लड का प्रेशर थोड़ा गिरता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, ये ब्लड प्रेशर एक स्पिग्मोमैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर मेजर करते हैं। पता है ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बीपी मॉनिटर करते हैं। वो हमारा हाथ जो होता है ना, तो उसके अधिक कपड़ा जैसे मतलब ये रैप करते हैं, और उसके उनके हाथ के अंदर एक ऐसा बल्ब होता है ना, गुब्बारे जैसा छोटा प्लास्टिक मतलब रबर का, वो Yes, जो sir. दबा दबा के वो प्रेशर में, दैट इज कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और पल्स प्रेशर का मतलब क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब 120 माइनस 80। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या होना चाहिए, 40 मिलीमीटर होना चाहिए नॉर्मल पर्सन का। और नॉर्मल हेल्दी पर्सन का सिस्टोलिक होना चाहिए 120 और डायस्टोलिक होना चाहिए 80। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी लास्ट पार्ट में है इसके, ये खत्म करेंगे, और मेरे को लगता है कि हम लोग ये कुछ एमसीक्यू भी करेंगे उसका। मुझे बस 2 मिनट दे दो, क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है, तो मैं जरा रूम मतलब दूसरे रूम में लेके जाता हूँ। आप लेफ्ट मत हो, 2 ही मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. अब तिकडची लाईट लाव जरा. Now we are going to have the last part from this chapter, disorders of circulatory system. क्या क्या disorders है circulatory system के अंदर? देखो कि जो फर्स्ट है उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. हमें पता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल का वो 120 मिलीमीटर एचजी है और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन का मतलब डायस्टोल का वो 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी है. तो ये नॉर्मल से अगर ज्यादा होता है मतलब अगर ये 140/90 होता है. देखो कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई आप हाई वर्क कर रहे हो, एक्साइटेशन में हो, कोई मतलब या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ रहे हो या कोई भी कर रहे हो जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर का मतलब ये डिसऑर्डर है. अगर बार बार आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर. कभी कभी ये बढ़ने से उसको नहीं बोलते हाई ब्लड प्रेशर. तो कभी कभी तो सबका बढ़ता है ब्लड प्रेशर, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. बट इफ your blood pressure is regularly or repeatedly when you are checking and you are getting it is over 140/90, so that is called as high blood pressure. Okay, high blood pressure. So how it is read, उसको कैसे रीड करते हैं? 140/90 बोलते हैं या 140/90 बोलते हैं. इट इज ओके. Yes. Yes, sir. 140/90. That is the scientific method of using the term blood pressure. और नॉर्मल है तो उसको 120/80 बोलेंगे. ओके. सो इसके मतलब हाई ब्लड प्रेशर के रीजंस क्या है? वैसे तो अलग अलग रीजंस है. तो मोस्टली ये रीजन है ओबेसिटी, मतलब अगर ज्यादा मोटापा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. कैन एनीबडी नो द रीजन कि ओबेसिटी बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? Anybody know the reason? Yes. What is the relation between obesity and high blood pressure? Anybody? इससे पहले कभी हुआ है ये? मतलब हुआ मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ये ऐसा ये पार्ट हुआ है कि आपको स्कूल में या कोई ऐसे ये चैप्टर हुआ है ना आपके स्कूल में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So can you tell me what is the reason of obesity? What is the relation between obesity and high blood pressure? Okay, let me tell. क्या होता है एक्चुअली कि जब प्रेशर मतलब ओबेसिटी बढ़ती है ना तो फैट बढ़ता है. तो नए नए एडिपोज टिश्यू, फैट के टिश्यू बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो नए टिश्यू, एडिपोज टिश्यू बनते हैं तो नए वेसल्स भी बनते हैं, ब्लड वेसल्स भी बनते हैं. और नए ब्लड वेसल्स बनते हैं तो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर मतलब आपके बॉडी के सराउंडिंग का मतलब पेरीफेरी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ in obesity there is more fat tissue, more adipose tissues are produced, so to supply the blood to them more blood vessels are produced in your body, generated in your body. ज्यादा ब्लड वेसल फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. डायबिटीज में भी होता है ब्लड प्रेशर. डायबिटीज है तो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रह सकता है, क्योंकि डायबिटीज से क्या होता है कि शुगर जो होते हैं ना, वो शुगर ब्लड के अंदर बहुत दिन से ज्यादा है तो उससे आपके जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स के आर्टरीज है, उसके कॉन्ट्रैक्ट उसका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाता है. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? अगर ब्लड वेसल के अंदर कुछ प्लाग बना हो, जैसे कोई लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है या कोई फाइब्रॉइड मतलब फाइब्रस टिश्यू है, तो उसका ल्यूमेन जो होता है ना ब्लड वेसल का वो छोटा होता है, नैरो हो जाता है. और ल्यूमेन नैरो हो गया तो ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड को जो जगह चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका जो मतलब रास्ता है वो छोटा हो गया है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. स्ट्रेस से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस जब है तो
ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, अंडरस्टैंड, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. यू अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज ऑफ दिस ऑल दिस विद द ब्लड प्रेशर. Yes, sir. Yes, sir. और अगर कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर इसको किसी को है तो उसका मतलब दैट कैन कॉज टू हार्ट डिसीजेस. एंड अलग अलग, जैसे कि वाइटल ऑर्गन है, मतलब ब्रेन है, किडनी है, तो उस पर भी असर होता है ना, तो साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो ब्रेन को, किडनी को और बाकी के ऑर्गन को भी डैमेज करता है ब्लड प्रेशर. टैचिकार्डिया मतलब क्या, अगर हार्ट का रेट जो है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अगर 100 पर मिनट है तो उसको बोलेंगे टैचिकार्डिया. नॉर्मली कितना होता है, 72 टाइम होता है. अगर ये ब्रैडिकार्डिया मतलब लो ब्लड प्रेशर कब होगा, जब हार्ट का रेट है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ये लेस देन 60 पर मिनट. या आप भूल भी सकते हो कुछ, मतलब ये रिलेटेड है तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉट नेसेसरली कि दे विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ओके. ब्लू बेबी सिंड्रोम तो मैंने आपको बोला था, लेकिन ये अपनी हमारे इसमें नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बात करूंगा कि मैंने आपको बोला था कि जो फोरामेन ओवैली होता है ना, वो फोरामेन ओवैली का फोसा ओवैलिस बनता है. लेकिन अगर वो फोरामेन ओवैली भरा नहीं, उसको छेद अगर हार्ट में है तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम वाला ऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम वाला डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में मिक्स हो जाएगा. तो जो बेबी के टिश्यू को जो ब्लड मिलेगा वो उसमें CO2 रहेगा, क्योंकि वो मिक्स ब्लड आएगा उसमें, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं. ये मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है. रूमेटिक हार्ट डिसीज भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो हार्ट होता है उसके जो वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई कुछ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसका अगर इन्फेक्शन है तो उसके इन्फेक्शन की वजह से हमारे हार्ट के वॉल जो होते हैं वो डैमेज हो जाती है, और उसको रूमेटिक फीवर भी बोलते हैं. लेकिन इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट. ओके. जितना एनसीईआरटी में है और जितना आप कंपेयर करो, जितना एनसीईआरटी में कम से कम उतना करो. अरिथमिया भी नहीं चाहिए, ठीक है. ये हार्ट ब्लॉक आपको चाहिए. एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. पता है आपको कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफिस वगैरह सब, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उनका एबनॉर्मल वर्किंग हो जाता है तो हार्ट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट ही नहीं होगी. हार्ट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट ओनली. तो उसको कॉन्ट्रैक्शन रुक गया, मतलब बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम इज एबनॉर्मली वर्किंग, तो उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिसीज या कैड, हार्ट जो वेसल होते हैं ना, आर्टरीज होती है, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट टिश्यू. सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है कि उसके अंदर का जो ल्यूमेन है वो कम हो गया है. क्यों कम हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या कुछ फाइब्रोस टिश्यू उसके अंदर मतलब एक्यूमुलेट हो गया, और उसका ब्लड का जो ये था ल्यूमेन था आर्टरी का, कोरोनरी का, वो छोटा हो गया, तो उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज. ओके. सो इसको पता कर, डीएस का मतलब है डायग्नोसिस. हाँ, डीएस का मतलब है डायग्नोसिस. कैसे पता चलता है डायग्नोसिस, कैसे पता चलता है उसका, डॉक्टर एक टेक्निक करते हैं, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी. मतलब क्या करते हैं कि ब्लड वेसल के अंदर ना एक डाई होती है ओपेक कलर की, ब्लू कलर की फॉर एग्जांपल, और उसमें रेडियो आइसोटोप होता है, तो छोड़ते हैं और डाई आगे आगे जाती है ब्लड वेसल में. तो जहाँ पे ऐसा ब्लॉक है, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज, आर्टरी नैरो है, उधर वो समझ में आता है कि उधर जाके रुक जाएगा वो डाई. ठीक है. उसको ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी को पता होगा कि इसके अंदर एक बलूनिंग जैसा एक स्ट्रक्चर डालते हैं, या उसको स्टेंटिंग भी बोलते हैं, स्टेंट डालते हैं आजकल, पता है ना आपको. तो स्टेंट मतलब हाँ, इसमें एक अंदर ऐसे एक ट्यूब डालते हैं, वो ट्यूब अंदर गए तो ये ऐसा ट्यूब ऐसे उसके अंदर डालते हैं, तो उसको बोलते हैं बलूनिंग या स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी. ये भी आजकल कॉमन हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड फूड ईटिंग हैबिट, so many people are suffering from this CAD disease. और उसका बाईपास सर्जरी भी करते हैं. ओके. तो कोई वेन निकालते हैं बॉडी के अंदर से, और ये उसको उधर ग्राफ्ट करते हैं. इतना डिटेल नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बाईपास सर्जरी से भी एक कैड के ऊपर कंट्रोल करते हैं. अगर स्टेंट नहीं डाला सकता या कुछ मतलब ये, तो अगर कोई रास्ता नहीं है तो बाद में बाईपास सर्जरी करते हैं.
कितना आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का मैंने आपको बोला ना, वो आपको मैंने ये स्लाइड है वो आप देख लो। ओके, एंजिना पेक्टोरिस या एंजिना, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो चेस्ट होता है उसके अंदर एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या, कि अभी सडनली पेन होना शुरू कर रहा है, तो बहुत पेन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट चेस्ट पेन। उसमें ये क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, क्योंकि हार्ट तो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, और उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्स्टेंटली एटीपी बनाना चाहिए उसको, और एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना जरूरी है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए उसको ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है। लेकिन जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ओके, तो हार्ट में पेन हो जाता है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो Yes, sir. इनको मिडल एज पर्सन और एल्डरली लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। हाँ, ये इसमें भी इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट ब्लड फ्लो। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपने बहुत हेवी वर्क किया, बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, और जब ज्यादा काम करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज सपोज या मेंटल स्ट्रेस है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा ना कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, लेकिन उतना अगर उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस पेन हो सकता है। ओके, अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज है ना, मतलब कोरोनरी आर्टरी में से जितना ऑक्सीजन मतलब ब्लड चाहिए उतना हार्ट के मसल को नहीं मिल रहा है, कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई प्लाक है, कोई ये है, मतलब उसका ल्यूमेन जो है नैरो हो चुका है, तो उसकी वजह से एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है। हार्ट अटैक तो आपने बहुत बार सुना होगा, उसको साइंटिफिकली बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल। हार्ट के जो मसल होता है, ओके, उसको अगर सडनली डैमेज हो गया तो वो हार्ट अटैक कहलाएगा। अगर ये एंजिना पेक्टोरिस मतलब क्या, हार्ट के अंदर पेनिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो अगर बहुत टाइम चल रहा है तो उसका नतीजा हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, क्योंकि उसमें भी रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है हार्ट को। तो पहले तो पेन हो रहा था हार्ट के अंदर, चेस्ट के अंदर, अभी वो कंटिन्यू है, फिर भी रेस्ट नहीं ले रही, या रेस्ट नहीं मिल रही, या कंटिन्यूसली उसको कम ही ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट फेल्यूर इज डिफरेंट। हार्ट फेल्यूर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। हार्ट का फेल होना मतलब क्या? हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, तो पंपिंग ऑर्गन मतलब क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट के अंदर का ब्लड जो होता है वो ऑर्गन तक, टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो हार्ट का बेसिकली फंक्शन है कि ब्लड को पंप करना है, लेकिन अपना जो काम है उसने अगर उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जितना ब्लड उसको पंप करना था उतना उतना वो ब्लड पंप नहीं कर रहा है, दैट इज इट इज फेलिंग इन पंपिंग इट्स ब्लड, इट इज फेलिंग इन डूइंग इट्स रोल। जो भी उसका रोल है, जो भी उसका जॉब है कि उस हार्ट सॉरी ब्लड को पंप करो, तो उसमें उसको फेल्योर आ रहा है, तो उसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं। हार्ट अटैक अलग और हार्ट फेल्योर अलग। बहुत सारे बच्चे ये दो, हार्ट अटैक में और हार्ट फेल्योर में जंपलिंग करते हैं। तो हार्ट फेल मतलब क्या, हार्ट का ड्यूटी क्या है, ब्लड को पंप करना, अगर उसमें वो कम हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं। जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना अगर वो पहुंच नहीं रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हार्ट फेल्योर। तो सिम्टम क्या हो गए उसके हार्ट फेल्योर के सिम्टम? ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस बढ़ जाएगी, या आप लोग लगेगा कि जितना सांस मतलब जितना हवा चाहिए, एयर चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। ओके, Yes. एक मिनट, हाँ, एक
तो आपको इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो ओके, ब्रेथलेसनेस मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। टायर्डनेस, टायर्डनेस तो होगा ही। ओके, देन स्वेलिंग इन लेग्स, हाथ पैर में सूजन आ सकती है। कंजेशन ऑफ लंग्स इज अ मेन सिम्टम, क्योंकि ब्रेथलेसनेस है ना तो लंग का कंजेशन हो जाएगा, इसलिए उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या है? देखो अरेस्ट मतलब क्या आपको पता है ना, जैसे ही ये सब चोर उचक्के दिखते हैं तो जब पुलिस दिखती है उनको तो अरेस्ट बोलती है, लेकिन रिवॉल्वर रोक के। तो अरेस्ट का मतलब स्टॉप, जो भी वो आप काम कर रहे हो उसको आप अपने हाथ खड़े करो, जो भी हाथ में है वो सामान नीचे रखो और कोई भी काम नहीं करना है, ऐसे खड़े रहना है। तो अरेस्ट का मतलब है रुकना है। तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट का काम क्या है? बीटिंग। अगर बीटिंग ही स्टॉप हुआ तो हार्ट का अरेस्ट। हार्ट फेलियर का मतलब क्या कि हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग करना, जितना ब्लड चाहिए उसको हर ऑर्गन को देना। उसमें कम हो रहा है तो उसको हार्ट फेलियर बोलेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे। हार्ट अटैक मतलब क्या? अगर बहुत टाइम से हार्ट को कम ऑक्सीजन मिल रहा है क्योंकि कम ब्लड मिल रहा है तो हार्ट के टिश्यू में डैमेज होगा, मसल में डैमेज होगा। ओके, तो हार्ट के मसल में डैमेज होना सडनली उसको बोलेंगे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर हार्ट जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज उसमें लंग का कंजेशन भी होता है, इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक जाता है, टोटली स्टॉप हो जाता है, बीटिंग करना स्टॉप हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पानी दे रहे अब पानी। रूम मध्ये बॉटल हवी घेऊन येशील? बॉटल तिकडे। ओके। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे हम लोग। लिम्फेटिक सिस्टम, इसको लिखा इधर सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ एंड लिम्फ वेसल। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम इसका मतलब है लिम्फेटिक सिस्टम पूरा। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। हम अब यहाँ से बात कर सकते हैं। देखो कहाँ से बात करेंगे? ठीक है, देखो हार्ट, हार्ट में से क्या निकलता है? आर्टरी निकलती है, राइट? Yes. आर्टरी, और आर्टरी बाद में डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल बाद में डिवाइड होते हैं कैपिलरी में। देखो ये सपोज आर्टरी है और उसकी ये आर्टेरियोल है और ये कैपिलरी है, सपोज ये कैपिलरी है, राइट? Yes. तो कैपिलरी यूनाइट होके क्या बनती है? वेन्यूल बनती है, और वेन्यूल यूनाइट होके वेन बनते हैं। इतना तो पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी में से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, मतलब ये ग्लूकोज है या कोई फैटी एसिड है या कोई अलग अमीनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है,
वो सब न्यूट्रिएंट कैपिलरी से बाहर आती है, क्योंकि वो टिश्यू को चाहिए, सेल्स को चाहिए, राइट, न्यूट्रिएंट। ओके, और Yes, sir. ऑक्सीजन भी आती है ना बाहर, ऑक्सीजन। और सेल जो CO2 बनाती है और बाकी का जो वेस्ट बनाती है वो कैपिलरी के अंदर चला जाता है। तो कैपिलरी आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड में से जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट है, वो टिश्यू को देना है, और टिश्यू में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी का जो वेस्ट है जो टिश्यू को नहीं चाहिए, वो वापस कैपिलरी के अंदर आ जाता है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, तो sir. कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से बाहर कुछ फ्लूइड आता है ना, क्या क्या आता है उसमें? वाटर आता है। क्या आता है? ब्लड के अंदर जो ज्यादा वाटर है वो आता है, न्यूट्रिएंट आते हैं, गैसेस आते हैं लाइक ऑक्सीजन। ओके, और भी कुछ मटेरियल रहता है, और वो सब कहाँ पे आता है? यहाँ में जो सेल्स है ना, सेल्स के इन बिटवीन जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। टिश्यू के अंदर जो सेल्स है, सेल्स के इन बिटवीन जो जगह है, स्पेस है, खाली जगह, उसमें फ्लूइड होता है, उस जगह को बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम। क्लियर? Yes, sir. और ये जो पूरा फ्लूइड आ गया है ना, ब्लड में जो फ्लूइड था वो थोड़ा सा फ्लूइड वो बाहर आ गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। अंडरस्टूड? Yes. बाद में क्या होगा कि ये जो ये हो गए ब्लड के वेसल, ब्लड कैपिलरीज। वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, लिम्फ के कैपिलरी होते हैं। और लिम्फ कैपिलरी क्या करते हैं? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, सपोज ये सपोज लिम्फेटिक कैपिलरी है, ये सपोज लिम्फेटिक कैपिलरी है, ठीक है, और ये लिम्फेटिक वेसल है। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरी क्या करते हैं? उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ओके, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो उसमें से कुछ फ्लूइड ये एब्सॉर्ब करते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं, और उसको बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ। तो लिम्फ ज्यादा कुछ नहीं है, ब्लड में से जो चीज बाहर आई थी, जैसे कि वाटर आया है, न्यूट्रिएंट आया है, ऑक्सीजन और कुछ चीजें आए हैं, तो उसमें से कुछ सेल्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो जो भी सेल्स थोड़े बाहर आए थे और कुछ जो चीजें ब्लड में ज्यादा थी वो बाहर आई थी, जो टिश्यू को देनी थी, उसमें से ही कोई फ्लूइड या मतलब फ्लूइड है वो एब्सॉर्ब करा लिम्फेटिक कैपिलरी में, अभी उसको लिम्फ बोलेंगे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ है। इज इट डन? Yes, sir. sir. ओके, आपको क्लियर हो रहा है? तब थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप, इतना आपको समझ में आ रहा है तो कम ऑन फास्ट, वी डोंट हैव टाइम। यस कम ऑन फास्ट। हाँ, देखो क्या बोला मैंने कि ब्लड कैपिलरी से जो चीजें बाहर जाती है, उसमें ब्लड का पानी होता है, वो थोड़ा बाहर जाता है। बाहर मतलब क्या? ब्लड कैपिलरी के बाहर, उधर क्या है? टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या है? सेल्स है। तो सेल्स के बीच में जगह है, तो उस जगह में आ जाता है, और उसी फ्लूइड में से कोई फ्लूइड जो होता है ना, वो लिम्फेटिक कैपिलरी एब्सॉर्ब करते हैं, उसको अभी हम लोग लिम्फेटिक फ्लूइड बोलेंगे। इज इट डन नाउ आर्यन? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। बाद में ये लिम्फेटिक कैपिलरी यूनाइट होती है, उससे लिम्फेटिक वेसल बनते हैं। और लिम्फेटिक वेसल जो है ना ह्यूमन के बॉडी में, वो दो टाइप के, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। एक को बोलेंगे राइट लिम्फेटिक वेसल, दूसरे को बोलेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल। लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल को थोरैसिक लिम्फेटिक वेसल भी बोलते हैं। ओके, तो लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल मतलब लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट या वेसल, एंड दूसरी है लिम्फेटिक वेसल, उसका नाम है राइट लिम्फेटिक डक्ट या वेसल। ये राइट लिम्फेटिक वेसल कहाँ पे जाती है? ये हमारे हेड के अंदर होती है, नेक के अंदर होती है, बॉडी के जो राइट पार्ट है, थोरैक्स मतलब थोरैसिक जो पार्ट है उसके राइट साइड वाला पार्ट, और हैंड, हेड, नेक, राइट पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड हैंड, उसके अंदर होती है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक या थोरैसिक डक्ट कहाँ पे होती है?
ये भी हेड में होती है, ये भी नेक में होती है, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स में होती है, लेफ्ट एंटीरियरली मतलब लेफ्ट हैंड में होती है, और दोनों पैर में होती है। चाहे वो पैर मतलब लेग राइट हो या लेफ्ट हो, उसके अंदर जो होती है थोरैसिक डक्ट, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट या लिम्फेटिक डक्ट, उसको लेफ्ट डक्ट ही बोलेंगे, चाहे वो लेफ्ट लंग में हो या राइट लंग में हो। एलिमेंट्री कैनाल में होती है, एब्डोमेन में होती है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. बाद में ये राइट लिम्फेटिक वेन कहाँ पे ओपन होती है? ये एक वेन में ओपन होती है, उस वेन का नाम है राइट सबक्लेवियन वेन। ये इतना ध्यान रखो, ये जो वेन होती है ना, ये सबक्लेवियन वगैरह, ये इतना डिटेल आपको नहीं है, इतना सिर्फ ध्यान रखो, आप इतना याद रखो। और लेफ्ट थोरैसिक या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। और दोनों सबक्लेवियन वेन जो है, राइट सबक्लेवियन वेन हो या लेफ्ट सबक्लेवियन वेन हो, वो अल्टीमेटली ओपन होते हैं सुपीरियर वेना क्यावा में। और सुपीरियर वेना क्यावा कहाँ पे होता है? राइट एट्रियम में ओपन होता है, हार्ट में। मतलब लिम्फेटिक वेसल जो है ना, वो अल्टीमेटली ब्लड में ही ओपन करते हैं, ब्लड में ही ओपन करते हैं। कितना आपको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अभी ये लिम्फ और ब्लड का डिफरेंस क्या है? ब्लड इट फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ क्या फॉर्म करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड के अंदर आरबीसी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होते, आरबीसी एंड प्लेटलेट नहीं होते। ओके, क्योंकि लिम्फ का कलर जो होता है ना, वो रेड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं है। ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं, पता है आपको? न्यूट्रोफिल 60 to 65% होते हैं। और ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट है ना, बी एंड टी लिम्फोसाइट, वो कितने होते हैं? 20 to 25%। लेकिन लिम्फ के अंदर वो लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा होते हैं, अप टू 70% होते हैं। ओके, लेकिन ब्लड के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट, बट इनसोल्यूबल प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में होते हैं। और लिम्फ के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में होते हैं, इनसोल्यूबल प्रोटीन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। लेकिन लिम्फ क्या है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड ही है ना, तो टिश्यू फ्लूइड है, उसके अंदर उसने क्या करा, अपने अंदर ब्लड से जो ऑक्सीजन आया था वो लिम्फेटिक फ्लूइड में, या मतलब ही टिश्यू फ्लूइड मतलब ही आपका ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसने क्या करा, उस ऑक्सीजन को टिश्यू को दे दिया। तो उसके अंदर ऑक्सीजन कम रहेगा और न्यूट्रिएंट भी कम रहेंगे, क्योंकि वो टिश्यू को देते हैं, ब्लड से लेते हैं टिश्यू को देते हैं। ओके, और उसके अंदर CO2 ज्यादा रहेगा। रेड कलर का होता है ब्लड, ये होता है कलरलेस या जस्ट लाइक वाटर होता है। उसके ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते हैं और लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी कम होते हैं। क्लॉटिंग टाइम लेस है, क्लॉटिंग टाइम कंपैरेटिवली मोर है। इतना सब ध्यान रखा नहीं तो भी चलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये दैट इज, ये देखो, इतना ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, जो भी मैंने जो चार्ट बताया था वो चार्ट का ही डिस्क्रिप्शन है ये सब। कितना आपको सबको क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. उसके बाद लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं ना हमारे पूरे बॉडी के अंदर सब जगह पे वो स्कैटर्ड है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ नोड क्या होते हैं? लिम्फ नोड तो ये लिम्फॉइड टिश्यू है। ओके, तो जहां जहां ये लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक वेसल जा रहे हैं बॉडी में, उसके बीच बीच में लिम्फेटिक नोड रहेंगे। वो हमारी गर्दन होती है ना, नेक, उसमें मैक्सिमम होते हैं। एक्जिला मतलब क्या है कि ये जो हमारा हाथ है ना, ये इस पार्ट, उसको एक्जिला बोलते हैं। एक्सिलरी रीजन में ज्यादा होते हैं। ग्रॉइन, जहाँ पे हमारा पैर हमारे बॉडी को अटैच है, उसको ग्रॉइन बोलते हैं। उसके अंदर ये लिम्फ नोड बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ लिम्फ फिल्टर। तो जो भी बॉडी के अंदर पैथोजन है, कैंसर सेल है, उसको सब ट्रैप करते हैं, रिमूव करते हैं। और वो लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। ओके, एंटीबॉडीज को भी सिक्रेट करते हैं, और वो डिफेंस मैकेनिज्म में होते हैं लिम्फ नोड का फंक्शन। लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है? देखो, टॉन्सिल्स होते हैं ना हमारे मुंह के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर भी टॉन्सिल्स होते हैं। थाइमस ग्लैंड, सॉरी, अपेंडिक्स के अंदर भी टॉन्सिल ये लिम्फ ऑर्गन है, अपेंडिक्स भी लिम्फ ऑर्गन है, थाइमस ग्लैंड वो भी लिम्फ ऑर्गन है।
स्प्लीन भी लिम्फ ऑर्गन है। ओके, तो हमारा जो स्प्लीन है वो सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन है, या लिम्फ नोड बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ही ध्यान रखो आप, इतना सब ये जरूरी नहीं है। ऑल दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो लिम्फ नोड है उनका भी फंक्शन वही है, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। मतलब फिल्टर मतलब क्या, ब्लड के अंदर जो पैथोजन है, ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको सब एब्सॉर्ब कर लेते हैं लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड को आपको पता है, स्प्लीन, स्प्लीन में आरबीसी स्टोर होता है ना, हमने पढ़ा है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लेकिन स्प्लीन के अंदर आरबीसी स्टोर भी होते हैं, तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, और उसको ये भी बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबी बॉडी। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये इतना सिर्फ ठीक है, इतना, ये तो नहीं चाहिए हमें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप थम्स अप कर सकते हो। कुछ कुछ पॉइंट मैंने स्लाइड में थे लेकिन बताया नहीं, लेकिन क्यों, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, इतनी जरूरी नहीं इसलिए मैं बताया नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी रुकते हैं क्योंकि चैप्टर तो फिनिश हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू करवाएंगे और नया चैप्टर स्टार्ट भी कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, Good गुड night, नाइट। sir. यस, गुड Right, नाइट, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।